आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का विषय है मेरा वक्फ बोर्ड को लेकर है। आपने देखा होगा केंद्र सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड में तब्दीली के लिए एक कानून लाया गया है या कोशिश की जा रही है और वक्फ बिल अमेंडमेंट के लिए बहुत कोशिश हो रही है, लेकिन उसकी मुखालिफत पूरे देश के मुसलमानों में पाई जा रही है। पूरे देश के मुसलमान, सभी पार्टी के नेता, संगठन के लोग और इस्लामी संगठन के लोग कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक आवाज़ होकर इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। लेकिन जब ये प्रस्ताव मांगा गया, एक अभियान चलाया गया QR कोड के ज़रिए से कि भाई इसके ऊपर आप क्लिक करो, भेजो लो, उसके अंदर ही कहा गया है, 2-3 लाइन का है कुछ तो भी, कि भाई वो हम इसकी मुखालिफत करते हैं, वक्फ बोर्ड को जू को तू रहना चाहिए, वक्फ बोर्ड सरकार ने नहीं लेना चाहिए। उसका मतलब ये निकल के आ रहा है। हालांकि सरकार ने उसके अंदर ये भी कहा है कि सुझाव दीजिए। तो बड़ी हैरत की बात है कि ठीक है कि आपने तो ये कहा है कि भाई सरकार को इसमें तब्दीली नहीं करना चाहिए और वक्फ बोर्ड का जैसा था, जैसे थे वैसे रहना चाहिए, बात सही है। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर मुल्क के बड़े बड़े ज़िम्मेदारों की तरफ से कोई ऐसा पॉजिटिव मुस्बत बयान सामने नहीं आया कि भाई वक्फ बोर्ड के ऊपर क्या काम करना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए। हिंदुस्तान आज़ाद होकर 77 साल हो गए, महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड बन के मतलब काफ़ी 35-40 साल हो गए। इतने सालों से मुसलमानों का क्या काम हुआ, क्यों नहीं हो सका, ऐसी कौन सी कमज़ोरियाँ थी कि भाई आप सरकार को चाहिए कि वो कमज़ोरियों से ऊपर उठकर अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो उसका क्राइटेरिया बढ़ाइए और उसके अंदर गरीब मुसलमानों को शामिल कीजिए। लेकिन उसका कानून कैसा हो, उसका प्रस्ताव कैसा हो, इसके ऊपर राय देना चाहिए था। इसके ऊपर जो जॉइंट कमेटी बैठी है, एक कमेटी वक्फ बोर्ड की, तो भाई उसके ऊपर जो है तो बात करना चाहिए। लेकिन एक ही अभियान चल रहा है कि भाई सरकार वक्फ बोर्ड के अंदर मदाखलत ना करे, वक्फ बोर्ड के ऊपर हाथ ना डाले और वक्फ बोर्ड को जैसे थे वैसे रहने दे। ये एक मुश्तरका तौर पर आवाज़ उठ रही है। जो हम पूरा इसका जो बारीकी से जायज़ा ले रहे हैं तो लगभग सबके एक ही सुर में आवाज़ आ रही है कि भाई हमको हमारे हाल पे छोड़ दो। अब सवाल ये है कि जब आपके हाल पे छोड़ा गया था तो वक्फ बोर्ड की तबाही बर्बादी ऐसी दबा के हुई कि शायद अगर ये वक्फ बोर्ड अगर पहले से अगर शिवसेना भाजपा उनके पास होता तो तबाही नहीं होती थी, क्योंकि उनको डर रहता था कि मुसलमान भाई हमारे ख़िलाफ़ कोर्ट में जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे, सारी बात होती थी। लेकिन चूँकि मुसलमानों के हाथ में था तो देने वाले भी मुसलमान, लेने वाले भी मुसलमान, गड़बड़ी करने वाले भी जो तो कानूनी फ्रेम में रह के मुसलमान, जब मुसलमान थे तो कोई कुछ को बोल नहीं पा रहा था। यानी सूरत हाल ऐसी हो गई थी कि एक हमाम में सब नंगे, ना तू मेरे को देख ना मैं तेरे को देखता, ये सूरत हाल थी, सारी बात थी। बहरहाल ये बातों को लेकर अब एक बात ये निकल के आ रही है, ख़ासकर अब मेरा वीडियो शुरू हो रहा है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ हमारे औरंगाबाद शहर के पालक मंत्री जनाब अब्दुल सत्तार साहब, जो वज़ीर औक़ाफ़ भी है, वक्फ मिनिस्टर भी है, माइनॉरिटी मिनिस्टर भी है और दबंग नेता माने जाते हैं और फडणवीस साहब के बहुत करीबी माने जाते हैं, शिंदे साहब के बहुत वफ़ादार सिपाही के तौर पे माने जाते हैं और बहुत भरोसा करते हैं इनको शिंदे सरकार। तो अब सत्तार सेठ अगर कुछ कोशिश करें वक्फ बोर्ड को लेकर तो यकीनी तौर से मुसलमानों को बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। ये आज कई लोगों की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि आम लोग चर्चाएं तो करते हैं लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो सोचा चलो सर्वे के अनुसार, वो चर्चा के अनुसार कि ये चंद बातें जो है तो सत्तार सेठ साहब के सामने रखी जाए कि आज पूरे महाराष्ट्र में मस्जिद के इमाम और मौज़न और सफाई कर्मचारी, कोई मस्जिद में 5 लोग होते हैं, किसमें 7 होते हैं, किसमें 10 होते हैं, छोटी बड़ी मस्जिद के हिसाब से। छोटी मस्जिद है तो कम से कम 4 होते हैं, एक मौज़न, एक इमाम, एक नायब इमाम और एक जो तो तारत खाने, साफ़ सफाई, ये झाड़ू वगैरह, ये जो रहते रोज़मर्रा काम, अब 4-5 लोग रहते हैं। और बड़ी मस्जिद है तो कुछ ज़्यादा लोग भी रहते हैं, ये भी देखने में आता है। लेकिन एक सर्वे निकल के आया था जिसके अंदर ये पाया गया था कि वे मतलब ज़्यादातर यानी 80-85% या 90% के आसपास जो मौज़न साहब है, जो इमाम साहब है, इनके पास खुद के घर नहीं है। कुछ मस्जिदों ने उनको दिया है बना के, जहाँ सहूलत थी कि उनको घर बना के दिया है, कुछ नॉमिनल किराए दिया है या कहीं किराए नहीं भी ले रहे हैं, ऐसी भी सूरत हाल है। लेकिन ज़्यादातर मस्जिद के इमाम साहब, मौज़न साहब, सफाई कर्मचारी में साहब जो कर्मचारी है, इनके ये बेघर लोग हैं। और बड़ी हैरत की बात है कि ये इमाम साहब, मौज़न साहब का इतना बड़ा मर्तबा है
कि मैं बता नहीं सकता। और ये लोग जो है तो आज कई बार जो है तो वक्फ बोर्ड को निवेदन दिए कि हम बेघर लोग हैं, हमारे सोसाइटी बना के दिया जाए, घरकुल बना के दिया है, बहुत सी मांग उठी, पेपरों में भी आया, सोशल मीडिया में भी आया, लेकिन अफसोस के ऊपर काम नहीं हो सका। और एक तरफ मोदी सरकार ने ये कही है कि हम वक्फ बोर्ड पे हाथ डालेंगे तो मुसलमान जाग गया है, मुसलमान रोड पे आ गया है, मुसलमान धरने मोर्चे दे रहा है, मुसलमान जो है तो बिल्कुल उसको बता रहा है कि मुसलमानों के दुश्मन है ये सरकार, ये बिल जो लाने वाले हैं ये मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन है, उसको ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम जो है तो वक्फ बोर्ड से सदा लगाते हैं, दोहार लगाते हैं कि भाई हम जो है तो मदरसे मदारिस के लोग हैं, तनख्वाहें बहुत कम होती है और हम भी बाल बच्चेदार हैं, हम भी मतलब दुनिया में रहना चाहते हैं, बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, एक मियारी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, हमें कम से कम खुद का घर तो नसीब कर दो एक कानून के फिर में बिठाकर। लेकिन कोई मुसलमानों की तंजीम आगे नहीं आती है। मैं माफ़ी के साथ कर रहा हूँ, ठीक है आपने आवाज़ उठाए होंगे, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से मौसर आवाज़ एक QR कोड अभियान चला रहे हैं, मस्जिदों में बयानात हो रहे हैं, मस्जिदों के बाहर जो है तो लेके बैठ रहे हैं, चौराहे पे लेके घूम रहे हैं कि भाई बताओ मोबाइल और QR कोड। क्यों? जब आपको एहसास नहीं हुआ कि मस्जिद के इमाम साहब के कई निवेदन वहाँ पर गए, उन्होंने कहा कि हम बेघर लोग हैं, जब आपको एहसास नहीं हुआ, जब आपका ज़मीर नहीं जागा, जब आपका ईमान ज़िंदा नहीं था, क्या आप उस वक्त मुसलमान नहीं थे? बस दुख की बात है। अरे इमाम साहब जो है तो वहाँ पर धरने पे बैठ जा रहे, ये निवेदन दे रहे, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? तो बहरहाल क्योंकि वक्फ बोर्ड के अंदर सुझाव मांगा गया था, लेकिन सब ने एक ही कह रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड मुसलमानों के पास रहने दिया जाए, सरकार इसके अंदर अपने ताबे में ना ले। लेकिन क्या ही बेहतर हो कि सरकार के सामने ऐसे सुझाव भी रखा जाए कि वक्फ में जो तरमीम की जा रही है तो उसका दायरे को बढ़ाया जाए। और पहले सूरत हाल में क्योंकि महाराष्ट्र में 2 महीने 3 महीने के बाद चुनाव आने वाले हैं, आचार संहिता लगने से पहले हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना चल रही है, लाडली भाऊ योजना चल रही है, तो कई लाडली सास योजना भी शायद आ सकती है कि लाडला ससुरे भी आ सकता है, लाडला जवाई भी आ सकता है। मतलब बहरहाल बहुत कुछ लाडले चल रहे हैं। कई जो है तो बसों को फ्री किया जा रहा है महिलाओं के वास्ते, तो कई साड़ियाँ बांटने का काम किया जा रहा है, तो कई मुख्तलिफ योजना लाई जा रही है। लेकिन वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो खालिसन मुसलमानों की अपनी मिल्कियत है, इसमें सरकार का कोई अपना अमल दखल नहीं है। ये बुजुर्गान जो हमारे मुसलमानों के जो बुज़ुर्ग थे, जो बड़े लोग थे, जो दूर अंदेश हुआ करते थे, उन्होंने गरीब मुसलमानों के एक फलाह बहबूद के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए ज़मीन को वक्फ किया, ताकि वह हालात के हिसाब से, नए हालात के हिसाब से, नए ज़माने के हिसाब से ये इससे ज़मीन के ज़रिए से मुसलमान, ऐसे गरीब मुसलमान जिनको फ़ायदा पहुँचे। तो आज अगर सत्ता सेठ चाहे तो जैसा आपने लाडली बहन योजना चलाई, लाडला भाऊ योजना चलाई, अगर अब्दुल सत्तार सेठ साहब, क्योंकि आप शिंदे सरकार के बहुत करीब है, अगर आपने खाली फ़ोन करके भी बोल दिया कि शिंदे साहब इस पर मैं काम करना चाहता हूँ, एक सरसरी बात कीजिए, तो हमको इतना मालूम है साहब कि मुख्यमंत्री शिंदे साहब भी बोलेंगे करा, निश्चिंत होके करा, इतना आपको मानते हैं। यानी फडणवीस साहब, मुख्यमंत्री साहब आप पे इतना भरोसा जताते हैं कि अब्दुल सत्तार सेठ जो काम करते हैं तो बिल्कुल सही काम करते हैं। और आपने माटी की स्थापना की, जो कई सालों से 15-20 सालों से मुसलमान मांग कर रहे थे, लेकिन अब्दुल सत्तार सेठ ने सुख कर बताया। और ख़ास बात यह है कि शिंदे सरकार के कार्यकाल में करके बताया, ख़ास बात तो ये है। और अपने मौलाना आज़ाद फाइनेंस का जो बजट है, उसका बजट आपने बढ़ा के दिया, कई मुसलमानों के लिए आपने काम किया, आम खास मैदान के अंदर आपने स्टेडियम की जो है तो मंजूरी दी, और आन करीब जो है तो मुसलमानों के लिए आप कॉलेज और स्कूल की स्थापना करने वाले हैं। आपने जो है तो इधर अपने नारेगांव की तरफ ज़मीन जो है तो वहाँ पर भी आप करने वाले हैं, आपने बहुत से प्रोजेक्ट का ऐलान किया है और बहुत कुछ आप करने वाले हैं। लेकिन सत्तार सेठ साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र में एक ऐसा अभियान चलाइए कि जितने भी मस्जिद है और जितने भी मस्जिद में जो इमाम साहब है, जो मौज़न साहब है, जो सफाई कर्मचारी है, नायब इमाम साहब है, हो सकता है कि मस्जिद की कमेटी के जो लोग होते हैं वो भी कहने के गरीब होते हैं, कुछ कमेटी के लोग बेघर भी होते हैं, लेकिन बड़ी ईमानदारी से जो है तो मस्जिद की खिदमत करते हैं, मीटिंग लेते हैं, देखभाल करते हैं कि भाई साफ़ सफाई कैसी हुई, क्या हुई, चूना मट्टी करने का है, लाइट का बिल भरा हुआ है क्या, पानी टैक्स भरा हुआ है क्या, देखभाल करते रहते हैं। और कहना कि दीन का काम कर रहे हैं, भी एक जमातें आती है, इनकी खिदमत में बैठते हैं, उनका नज़्म करते हैं, और बहुत से मतलब एक छोटे लेवल पे क्यों ना हो लेकिन बहुत बड़ा काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी आप घर देने का काम करो, ऐसा GR पास करो कि कोई भी मस्जिद का इमाम, मौज़न साहब, नायब इमाम, यहाँ तक कि सफाई कर्मचारी यानी कि तहारत खाने साफ़ करने वाला, अगर वो बंदा भी है
और मस्जिद की कमेटी जो 7 लोगों की होती है, 21 लोगों की होती है, उसमें अगर कुछ लोग 2-5 लोग अगर बेघर है तो उन्होंने बोलना कि हमारी मस्जिद की कमेटी का नाम ये है और मस्जिद की मैं कमेटी का सदर हूँ या सेक्रेटरी हूँ या सचिव हूँ या मेंबर हूँ, लेकिन मैं बेघर हूँ, मैं एक दीनदार हूँ, मैं महज़िब आदमी हूँ, मैं मस्जिद की खिदमत कर रहा हूँ एक मस्जिद की कमेटी जुड़कर, लेकिन मैं भी एक मुस्तहिक़ हूँ, मैं भी बेघर हूँ, मैं भी मेरे घर खुद का घर चाहता हूँ। तो ऐसे लोगों को ऐसा जीआर पास करे कि इन्होंने अगर वक्फ बोर्ड के अंदर का अगर कुछ दरख्वास्त दिए तो 30 दिन के अंदर से लेकर 90 दिन के अंदर जो है तो आपने इनको मतलब घर की योजना करना। अब सवाल ये है कि भाई 30 दिन में 90 दिन में घर बनेगा कहाँ से, एक सवाल ये आ रहा है। तो मेरे अब्दुल सत्तार सेठ से बड़ी निम्रता के साथ कि साहब ये काम आप ही कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा बंदा अगर कोई आए ना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप दबंग नेता है और शिंदे साहब भी दबंग है और फडणवीस साहब का क्या कहना है, ये 3-4 जो लोग हैं महाराष्ट्र में ये दबंग है। इन्होंने अगर कुछ बोल दिया तो बिल्कुल अटल है कि आपको करना ही करना है। ये पूरा महाराष्ट्र आपको देख रहा है। वाद विवाद हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हो सकता है कि कुछ महाराष्ट्र में विवाद चल रहे हैं, उसको लेकर मुसलमानों को आपसे नाराज़गी हो सकती है, सरकार को लेकर नाराज़गी हो सकती है, लेकिन उससे अगर 2-4 बातों को हटा दिया जाए थोड़ी देर के वास्ते तो यकीनी तौर से आप जो दबंग स्टाइल में काम कर रहे हैं, जो बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, पूरा महाराष्ट्र उसको देख रहा है और यकीनी इसके परिणाम पड़ेंगे। जैसे पड़ेंगे क्या पड़ेंगे तो हमें पता नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि जब आप कुछ कर रहे हैं तो बोलते हैं ना कि गोबर भी गिरता है तो मट्टी लेके उठता है। तो आप जब इतनी बड़ी स्कीमात दे रहे हैं तो फ़ायदा उठेगा। खैर मुख्तसर में ये है कि आप ऐसी जीआर पास कीजिए, ऐसा जीआर पास पूरे महाराष्ट्र में जितने भी मस्जिद के इमाम, मौज़न, कर्मचारी है, जो बेघर लोग हैं। और ख़ास बात ये उसमें एक बात और मेंशन कीजिए कि हमारे पास मस्जिद से जो मदद से फारिग होने जो लोग होते हैं, जो मुफ्ती साहब होते हैं, आलिम साहब होते हैं, हाफिज़ साहब होते हैं, बहुत से हाफिज़ और मुफ्ती और आलिम ऐसे हैं जो मुफ्ती पास है, मतलब मुफ्ती का कोर्स पास करे हुए हैं और आलिम का आलिमियत का कोर्स पास करे हुए, कुरान हिफ्ज़ है, लेकिन वो कई मस्जिद में काम नहीं करते हैं, मतलब नमाज नहीं पढ़ाते हैं, छोटा मोटा ट्यूशन कर लेते हैं और उसके अंदर गुजारा वसारा करते हैं। तो ऐसा नियोजन लाइए कि पूरे महाराष्ट्र में जो भी मदरसे से 5 साल 7 साल कोई डिग्री वाला है, कोई आलिम साहब है, कोई मुफ्ती साहब है या हाफिज़ साहब है, अगर वो डिग्री वाला है, पूरी सनद के साथ है, तो उसकी ज़ेरॉक्स, आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स वो भी जो है तो अपने खुद के घर के लिए अप्लाई कर सकता है। क्योंकि जो हाफिज़ साहब है, मुफ्ती साहब है, जो कहीं इमामत नहीं कर रहे हैं लेकिन वो प्राइवेट ट्यूशन कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, कई इमाम साहब, हाफिज़ साहब तो ऐसे हैं कुरान हाफिज़ जो रिक्शा चलाने पे मजबूर है, कई मुफ्ती साहब को मैंने ऐसा देखा हूँ छोटा मोटा काम धंधे करने पे मजबूर है। खैर वो हलाल काम कर रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अब बड़े अफसोस की बात है कि लॉकडाउन में मैंने ऐसे हाफिज़ साहब और आलिमों को देखा हूँ कि जो गंदगी साफ़ कर रहे थे, यानी कि जो प्लम्बर काम करते हैं ना, डेनिश की गंदगी हो जाती है, तो मैंने अपनी चश्मीद में गवाह हूँ, मैंने 2-3 हाफिज़ साहब को ऐसा देखा हूँ कि जो गंदगी साफ़ कर रहे थे। तो अचानक मेरी नज़र पड़ी, क्योंकि हम लॉकडाउन में हम भी काम कर रहे थे, तो मेरे को देख के वो हाफिज़ साहब मुँह छुपा रहे थे। तो मैंने कहा हाफिज़ साहब मुँह छुपाने की क्या ज़रूरत है, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं बड़े हैरानगी से देखा। उन्होंने कहा अंसर साहब क्या करना, बोले यार मस्जिद की में था, बोले वहाँ भी बोले तो आपको मालूम है लॉकडाउन चल रहा है, वो भी पैसे कहाँ से देंगे, सब सारा मामला बंद है, तनख्वाह कहाँ से मिलेंगी, और कोई ट्यूशन वगैरह भी सब गरीबी मामला है बोले। तो मजबूरी में छोटा मोटा प्लम्बर काम हमारे वालिद साहब करते थे, तो मैंने भी साथ में जाकर थोड़ा सीख लिया था। तो आज मैं ये बाहर का काम मिला, घर मालिक ने कहा कि भाई ये चंबर का थोड़ा सा कुछ सीमेंट विमेंट मारना है, गंदगी साफ मतलब करके कुछ ज़रा अच्छे से ढापा बना दीजिए और 1000 रुपये ले लीजिए। अब लॉकडाउन के अंदर 1000 रुपये बोले तो अपने गरीब हिसाब से 4 दिन खर्चा हो जाता, बोले यार अंसर साहब। ये चश्मदीद वाक़या है। और ऐसे कई लोग हैं जो आलिम हैं, हाफिज़ है, मुफ्ती है, लेकिन छोटे छोटे काम करने में मजबूर है, यकीनी तौर से हलाल काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा मर्तबा जिनके सीने में कुरान है, इतना मर्तबा बड़ा मर्तबा जो आलिम दीन है, अगर हमारा कोई मसला दरपेश आता है तो हम जो है तो उनसे पूछते हैं कि आलिम साहब ये आपकी इल्म की रोशनी में, आलिमियत की उसकी रोशनी में अब बताइए मसले का हल क्या है। इतना बड़ा उनका मुकाम है। मुफ्ती आज़म अगर कोई मसला दरपेश आता है तो हम एक ले आते हैं कि साहब हमारा मामला ऐसा ऐसा शरीयतन ऐसा ऐसा हो गया है, ज़रा फतवा दीजिए कुरान हदीस की रोशनी में कि हमने क्या करना चाहिए। इतने बड़े ये ओहदे के फ़ायज़ है और ये इस हालत में जी रहे हैं और हज़ारों एकड़ ज़मीन की पड़ी भी है। अब सवाल ये है कि कई वक्फ की ज़मीनात पर जो है तो महाराष्ट्र में सरकारी कार्यालय बने हुए हैं, पुलिस कमिश्नर ऑफिस बने हुए हैं, कलेक्टर ऑफिस बने हुए हैं। औरंगाबाद की मिसाल ले लो, कमिश्नर ऑफिस है, सूबेदारी गेस्ट हाउस है, कलेक्टर ऑफिस है, ऐसे बहुत से ऑफिस हैं जो जहाँ पर गवर्नमेंट के ऑफिस बने हुए हैं। अगर आज की ज़मीन के अंदर उसका अगर वैल्यूएशन निकाला जाए तो कोई 50 करोड़ की निकल जाएंगी, कोई 100 करोड़ के आसपास निकल जाएंगी। इतनी बड़ी वैल्यूएशन की ज़मीन है और मट्टी मोल किराया जा रहा होगा, कोई बहुत ज़्यादा किराया नहीं होगा। तो सत्तार सेठ से आपसे गुजारिश है कि सत्तार सेठ साहब, क्योंकि ज़माना बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, अब पहले जैसा दौर नहीं रहा है, तो गवर्नमेंट को आप ऐसा जीआर भी पास करा सकते हैं। मैं एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ, ये उदाहरण को आप पूरे महाराष्ट्र पे लागू कर सकते हैं कि हमारे पास जैसा कलेक्टर ऑफिस की ज़मीन है,
मान लो अगर 20 एकड़ है, थोड़ी देर के से, और 20 एकड़ ज़मीन आज समझे जो तो 50 करोड़ की है, लेकिन वहाँ पर कलेक्टर ऑफिस बना हुआ है, सरकारी कार्यालय चल रहा है। और सरकारी कार्यालय भी कहने समाज के हित में काम करता है। अब मुसलमान गरीब है, आलिम हाफिज़ों को घर नहीं है, तब क्या किया जाए? तो हमारे पास सरकार की गैरन ज़मीन होती है जो सरकार की कंट्रोल में होती है, तो उसका वैल्यूएशन निकाला जाए। भाई ये ज़मीन 50 करोड़ की है लेकिन 20 एकड़ है, लेकिन सरकारी ज़मीन जो शहर से थोड़ी दूर है लेकिन वो 80 एकड़ की है, वो 80 एकड़ है, लेकिन उसका अगर वैल्यूएशन निकाले तो वो जो है तो 50 करोड़ की बैठती है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा, तो ऐसा कानून पास कीजिए कि मैं नए सूरत हाल में, क्योंकि वक्फी ज़मीन है और इसके ऊपर चूँकि गरीब मुसलमानों का हक है, तो कौन से हिसाब से फिर जो मट्टी मोल में किराए में दे के आप उस पर बैठ सकते? क्योंकि ये अल्लाह पूछेगा, ये अल्लाह साहब इसका पूछेगा। खैर वो यहाँ के हालात अलग है, थोड़ा कानून कायदे अलग है, तो कुछ मजबूरी हो सकती है, लेकिन जब आप सरकार में हैं तो आप करा के ले सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी अपनी है ना साहब, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है ना। सरकार को नहीं बोल, सरकार को बोल सकते हैं आप कि भाई 20 एकड़ ज़मीन 50 करोड़ की वैल्यूएशन की है और औरंगाबाद दूर के ऊपर एक 100 एकड़ ज़मीन है और वो उतनी वैल्यूएशन में 100 एकड़ ज़मीन आ जाती, तो ऐसा कानून पास कराइए ज़मीन की अल्टी पल्टी कि भाई ये जरिए वक्फ बोर्ड जो ज़मीन है मतलब कलेक्टर ऑफिस की 20 एकड़, ये आज से मुकम्मल तौर से शासकीय रहेंगी, इसके ऊपर सरकार लिखा जाएगा, कोई वक्फ बोर्ड का उस पर उल्लेख नहीं होगा। उसके बदले में सरकार जो है तो 100 एकड़ ज़मीन दे रही है और वहाँ पर जो है तो जितने भी गरीब जो है तो मदरसे से फारिग है, जो आलिम है, मुफ्ती है, जो है जो डिग्री होल्डर है जो इस्लामी की मस्जिद के इमाम साहब है, ये तमाम को कॉलोनी देने का काम करेंगे। ये 100 एकड़ ज़मीन पर हम प्लाटिंग करेंगे। अब सवाल ये है कि इतने लोग घर बना के देना, ये भी बहुत बड़ा बजट है, सरकार कहाँ तक पहुँचेंगे? तो आसान सोल्यूशन है कि जैसा आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2.5 लाख 3 लाख की आप सब्सिडी दे रहे, एक प्लाट की जो है तो रजिस्ट्री कीजिए, मतलब 600 स्क्वायर फीट। आलिम हाफिज़ दीन जो मस्जिद के इमाम साहब, इनको बोलिए आपकी कॉलोनी तैयार हो रही है और आपको 2.5 लाख का चेक दिया जा रहा है। अब ये 2.5 लाख आप लो, तीनों का कच्चा पक्का बनाओ और वहाँ शिफ्ट हो जाओ। अगर आपके पास कोई गुंजाइश है, अब बहुत से लोग मदद करते हैं, आलिम हाफिज़ को इकराम मदद, खामोशी मदद भी करते हैं कि हमारे उलमाए दीन है भाई, ये इनके कोई सहारा जरिया नहीं है। तो अल्लाह के नेक लाल ऐसी भी है जो खामोश तरीके से अतिया देते हैं कि हाफिज़ साहब रमज़ान के नज़रिए से बोलो, कौन ये ले लीजिए, वो बेचारे उस पर टूटा फूटा अपना घर बना लेंगे। यानी कि 2.5 लाख की सब्सिडी बोले तो 2.5 लाख के माफ़, आपको पलटाना नहीं है। और ये ज़मीन जो है तो ये लीजिए आप, और ऐसा को नियोजन कीजिए कि वो बस्ती बसने के बाद, यानी कि कोई आलिम साहब, हाफिज़ साहब अगर वो वहाँ पर टूटा फूटा मकान बना के अगर 5 साल पूरे कर लेते हैं रिकॉर्ड के अनुसार, तो 5 साल के बाद जो है तो उनको कम से कम 5 लाख से 25 लाख की जो है तो लोन की योजना करो आप। ये लोन के अंदर आप भले आप सब्सिडी मत दो, बोलना 5 लाख का लोन दे रहे, आपको पूरे 5 लाख फेरना है। ये 5 लाख लो और बेहतरीन घर बनाओ, दुकानें निकालो, छोटा मोटा व्यवसाय करो और मियारी ज़िंदगी की हो, क्योंकि आप आलमी दीन है। तो ये ऐसी योजना आप निकाल सकते हैं। अरे ये बहुत बड़ा काम नहीं है साहब, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अरे सीधी सी बात है साहब, कोई कॉलोनी टूटती है, एक मास्टर प्लान होता है, डीपी प्लान होता है, डेवलपमेंट प्लान निकलता है, तो घर जाते हैं तो उनको घर के जो जिनका घर जाता है उनको मुआवजा दिया जाता है। अगर उसका 20 लाख का मकान है, एक मिसाल तौर पर, अगर लीगलाइज है, रजिस्ट्री है, सब 7-12 क्लियर है, तो बराबर उसको वैल्यूएशन के हिसाब से 20 लाख रुपये दिया जाता है। ये कानून है, ये कायदा है। तो भाई जब वक्फ की ज़मीन जो करोड़ों रुपए की आज की जो मालकियत की है, तो उसको डायरेक्ट अभी आप किराया भाड़ा मत रखो। आप किराया भाड़े में क्या हो रहा कि भाई आप जो भी किराया दे रहे तो उसके अंदर भला क्या हो रहा, मसला वो नहीं है। मसला ये है कि वो भाड़े से कि हज़ारों मुसलमानों को फ़ायदा हो रहा। लेकिन अब अगर ऐसा कोई कदम उठाते, एक आक्रामक कदम, एक ऐसा उलट फिर वाला कदम कि उसको सही मानों में माना जाए कि वाकई वक्फ बोर्ड का फ़ायदा जो है तो गरीब मुसलमानों को हो रहा है, जो उसके मुस्तहिक़ीन हैं, जो आलिम दीन है, जो आलिम है, हाफिज़ है, इमाम है, मुअज़्ज़िन है, ये मदरसे के तलबा है, ये इनको पहुँच रहा है, तो यकीन मानिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और ये ओरिजिनल काम है, इसके अंदर कोई ऐसा गैर कानूनी वाला काम नहीं है। सरकार अपने तौर से फैसला ले, क्योंकि जब तक मुसलमानों के हाथ में था मुसलमानों ने काम नहीं किए, जो बड़े जितने लीडर आके उन्होंने काम नहीं किए। लेकिन अफसोस कि हमारे अब्दुल सत्तार सेठ साहब की ये शहर में चर्चा है कि वो दबंग नेता है, अगर वो ठान ले तो सरकार से अपनी बात मनवाने की ताकत रखता है, इतनी सलाहियत रखता है। मैंने पहले कहा कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सत्तार सेठ में वो बात है, वो दमखम है कि अगर वो सोच ले कि नहीं मैं एक ऐसा जीआर पास कराऊंगा और गवर्नमेंट से काम करा के लूँगा, तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। मेरा दावा है कि सत्तार सेठ अगर इस बात को अपने दिमाग में ले ले और ये ठान ले कि ये काम कानून के कायदे में है और मैं करा सकता हूँ, तो ये कानून पास कराने में उनको 3 दिन ही लगेंगे, क्योंकि आचार संहिता लगने को 2-3 महीने का टाइम बाकी है सर। तो हो सकता है कि ये जब पूरे महाराष्ट्र के इमाम साहब, मुअज़्ज़िन साहब, सफाई कर्मचारी साहब और जितने मदारिस के जो निकले हुए लोग हैं, जो कोई मदरसे में नहीं है, पढ़ा रहे नहीं है, लेकिन वो हाफिज़ की डिग्री उनके पास, आलिमियत की डिग्री उनके पास, मुफ्ती की डिग्री उनके पास, तो उनको डिग्री की ज़ेरॉक्स लो, उनको आधार कार्ड लो, कौन से मदरसे फारिग किया उसका पूरा चेक करो, एक कमेटी गठन करो और उनको बिठाने का काम करो, उनको बिठाने का काम करो। और कानून के फ्रेम में बिठा के कि भाई आपको बेच नहीं सकते, आपको बेच नहीं सकते,
ये आप अरे एक क्राइटेरिया बनाइए कि आप उसको 20 साल 25 साल बेच नहीं सकते। उसके बाद जो है तो आप जो भी एक हालात के हिसाब से ख़त्म उठा सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे कानून के फ्रेम में बिठा के कई करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीन, हम अगर जालना रोड की मिसाल ले साहब, तो चले गई ना साहब। ये काम करो साहब, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हज़ारों मुसलमानों की राय है। और यकीन मानिए अगर पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए जितने मदारिस से जो फारिग तलबा हैं, जिनके पास आलिमियत की, फाजिलियत की, हिफ्ज़ की डिग्री है, अगर वो लोगों के लिए आप योजना लाते हैं, जैसा आपने लाडली बहन योजना लाए, लाडला भी, और ये इसके अंदर कुछ भी नहीं साहब, इसके अंदर ऐसा है कि 12 ने ऑलरेडी मुसलमानों के पास है, खाली आपको अपने ख़जाने में 4 आना देना है। ये लाडली बहन, लाडला भाऊ और कौन से भाव के वास्ते आप करोड़ों रुपये लगा दे रहे, तो उसके अंदर भी मतलब खतरा है क्या होगा। लेकिन ये ज़मीन अगर आप काम करते हैं तो मुसलमान जो है तो वफादार होता है, नमक हराम नहीं होता है। अगर ये सरकार पूरी ईमानदारी से पूरे महाराष्ट्र के इमाम साहब, मौज़न साहब कैसे कदम उठाती है, तो ये आपका एहसान को नहीं भूलेंगे। और हो सकता है कि इलेक्शन के अंदर जो तो मतदान के जरिए आपका एहसान का हक़ चुकाने का अदा करेंगे, ये हो सकता है साहब। और अंदाज़ा लगा लीजिए पूरे महाराष्ट्र में कितने इमाम साहब है, कितने मदरसे है, कितने मदरसे है जो भी है। और उसमें ये भी योजना करो कि जितने मदरसे में जो लोग पढ़ा रहे हैं, जो मदारिस है, तो वो मदरसे के, अब जाहिर सी बात है कोई अब कोई जानने मदरसा है तो यहाँ के इमाम साहब वहाँ पढ़ाते या जो भी हाफिज साहब पढ़ाते। ऐसी योजना लाइए कि मदरसों के जितने जिम्मेदार है, जो कमेटी की बोलिए, जो बेघर है, मतलब उनका कोई रिकॉर्ड पे नहीं है, कि पढ़ाने वाले गरीब है, एक मुफ्ती साहब है, हाफिज साहब है, बच्चों को अरबी पढ़ा रहे हैं, सनद है, कोई मदरसे पढ़ा रहे हैं, तो वो सर्टिफिकेट की बुनियाद पर उसकी छानबीन करके उनको भी घर देने का काम करो। और मैंने पहले कहा कि अगर कहीं ज़मीन नहीं है, फ़र्ज़ करो भाई जानने के अंदर जो तो 200 आलिम हाफिज उलमा इकराम है, एग्जाम्पल दे रहा मैं आपको, लेकिन जानने में वक्फ़ी ज़मीन नहीं है, तो अब क्या किया जाए। लेकिन ये रिकॉर्ड निकालो कि जानने की वक्फ़ी ज़मीन पर सरकारी कार्यालय बना हुआ है क्या, अगर है तो उसकी वैल्यूएशन निकालो, कितने करोड़ रुपए की ज़मीन है, मतलब 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, और सर से और गवर्नमेंट से बातचीत करो सर आप, क्योंकि आप वक्फ मंत्री है कि साहब वक्फ की ज़मीन अपने ताबे में जो तो 200 करोड़ रुपए की है, और हमारी गायरन ज़मीन जो तो जानने में पड़ी हुई है 100 एकड़, तो क्यों ना हमको वैल्यूएशन करके और कोई ये टंटा मिटा दो कि मतलब भाई अब आज के बाद हम पे इल्ज़ाम नहीं लगाना कि हमारी ज़मीन दबा के बैठे, हमारी ज़मीन दबा के बैठे, हमने तुम्हारे 20 एकड़ लिए, 20 एकड़ के बदले तुमको 100 एकड़ दे दिए, और डायरेक्ट ऐसा दे दिए, लिखा पढ़ी करके खानों में फ्रेम बिठा के हमने तुमको दे दिए। अब हमको बोलना नहीं, हमको दुआ बदवा देना नहीं, दुआ देना बदवा देना नहीं, हमको हमारा करना नहीं, और आखिरत में हमको पकड़ो भी ना को। बहरहाल ये बहुत बड़ा काम है। मैं सत्तार सेठ से हाथ जोड़े गुजारिश करता हूँ कि साहब ये बहुत बड़ा काम है, और ये अल्लाह आपसे काम ले रहा हूँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग चले गए साहब, किसने काम नहीं किया। ये आप काम कर सकते हैं, आपके अंदर वो, आपकी कलाई में, आपकी मंगट में वो ताकत है, आपकी ज़बान में वो तासीर है। अरे ये अल्लाह की तरफ से साहब, ये सब अल्लाह की तरफ से। अरे बहुत बड़ी बात है कि शिंदे सरकार, फडणवीस साहब आपको वो चाहते हैं, आप पे एतमाद करते हैं। ज़रा गौर कीजिए, इसके ऊपर बारीकी स्टडी कीजिए, पूरे महाराष्ट्र में कितने मस्जिद है, कितने मदरसे हैं, और ये भी इंक्वायरी कीजिए कि 10-20 सालों में जो है तो 20 सालों में कितने मुफ्ती इकराम जो है तो छोटा मोटा कारोबार करके पेट पाल रहे हैं। यकीन मानिए उनको आप घर देने का ऐलान करते हैं, को फॉर्म भरने की योजना लाते हैं, और ज़मीन के बदले ज़मीन, यानी कि तुम्हारी ज़मीन तुमको ही दे रहे साहब, यानी मुसलमान दे रही, लेकिन सरकार अपनी निगरानी में दे रही, चौकसी करके दे रही। और थोड़ा सा बोलते हैं ना, थोड़ा सा, यानी 12 ने तो हमारे पास है ज़मीन की शक्ल में, खाली 4 ने मदद कर दो आप, यानी 2.5 लाख की सब्सिडी दी है ना, तो गरीब मुसलमान है, जो हाफिज साहब है, इमाम साहब है, टट्टों का टीनों का बना के रह लेंगे। क्योंकि ये जब ये खुद दीन से इतने जुड़े हुए रहते हैं तो उनके दिल में आस नहीं रहती है कि मेरा घर आशीष का हो, क्योंकि वो खुद दीन से इतने जुड़े हुए रहते हैं कि उनके दिल में खौफ ताड़ी रहता है, क्या दुनिया 2 दिन की है, मरना है, क्या करते हैं, महल भी बनाए छोड़ के जाएंगे। उनकी मानसिकता ऐसी बनी रहती है, यानी कि वो चटनी मुर्ची खा के खुश रहते हैं, टीनों का कच्चा पक्का मकान में उसको महल समझते हैं। ये कड़वा सच है साहब। तो सत्तार सेठ साहब ये काम कर सकते हैं। पूरी औरंगाबाद के अंदर कई लोगों से मैंने मुलाकात किया हूँ साहब, सब लोगों का कहना है काश सत्तार सीट काम ले गए तो पूरे महाराष्ट्र की तारीख में सत्तार सीट का नाम लिया जाएगा। जैसा औरंगाबाद के अंदर जो है तो डॉक्टर रफीक जकरिया साहब का नाम लिया जाता है, महाराष्ट्र के इतिहास में अब्दुल रहमान अंतुले का नाम लिया जा सकता है। ऐसे ही अगर सत्तार सीट ये काम कर देते, यकीन मानिए पूरे महाराष्ट्र में अब्दुल सत्तार सीट का नाम लिया जाएगा कि यह बंदा ऐसा था कि जिन्होंने शिवसेना और भाजपा के साथ मिलकर मुसलमानों के लिए विकास के काम किया, और कहने की शिंदे सरकार की भी छवि अच्छी बनेगी, भाजपा की छवि अच्छी बनेगी। ये आप काम कर सकते हैं साहब, क्योंकि ज़मीन मुसलमानों की है, आपको कुछ जेब से कुछ देना नहीं है, और कहीं ज़मीन नहीं है तो अल्टी पल्टी करके दे सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा ज़मीन जाती है, किसके खेत में से रोड जाता है तो आपको पैसे देते हैं, जो तो TTR देते हैं, क्या क्या DDR देते हैं, ये कानून है जैसा साहब, अल्टी पल्टी कर सकते हैं। अब ये बंद कर दो किराया भाड़े लेना, क्योंकि इसके अंदर मुसलमानों को ज़्यादा फायदा नहीं पहुंच रहा। अगर सच में मुसलमानों को फायदा देना चाहते हैं तो वो बेघर आलिम हाफिज मौलवी को घर दीजिए, उनको सम्मान से जीने का अधिकार दीजिए। यकीन मानिए आपको दुआएं देंगे, वो दुआएं ऐसी देंगे कि हमारा देश फूलेगा,
फूलेंगा फलेंगा, हमारा महाराष्ट्र की तरक्की होगी, अल्लाह बरकतें देगा, सरकार अच्छी चलेंगी, आपकी सरकार पर संकट नहीं आएगा, दुआएं काम करेंगी। और मैंने पहले कहा कि मुसलमान वफादार होता है, इसका अगर एक बार नमक खा ले तो नमक हराम ही नहीं करता है, ये आपको पता है साहब, क्योंकि आप भी एक मुसलमान हैं। तो बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं कि जनता की चर्चाएं चल रही थी और 7-8 स्टेट, अगर 3 महीने का टाइम है, अगर आप योजना ला लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि मुसलमानों का, हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं मजबूर कह रहा हूं, आपको उसके अंदर इलेक्शन में फ़ायदा होगा। इतना बड़ा फ़ायदा हो सकता है, इतना बड़ा फ़ायदा हो सकता है कि आप आज जो सिचुएशन में इससे ज़्यादा बहुमत में आ सकते हैं अगर आप करेंगे तो, वरना फिर तो वो अल्लाह को मालूम क्या होने वाला है। बहरहाल आप कर सकते हैं, यकीनी तौर से आपका बीजेपी से आप जुड़े हुए हैं, शिंदे सरकार जुड़े हुए हैं। मैंने पहले कहा कुछ मतभेद, कुछ नाराज़गी हो सकती है, अभी नए जो हालात निकल के आ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आप थोड़ा आगे बढ़कर एक काम करते हैं तो हो सकता है कि मुसलमान थोड़ा आपके बारे में इलेक्शन की टाइम सोचने पे मजबूर हो जाए। बहरहाल ये चंद बातें थी, अच्छी बातें थी। और ख़ास करके अब मैं उनकी तरफ आ जाता हूँ जो इस्लामी संगठन के लोग हैं, जो आप एक आवाज़ में होकर कह रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड को बचाना चाहिए, क्यों आठ ये कर रहे वो कर रहे, तो आप सरकार को ये बोलिए कि आप अपने हाथ से, आपकी निगरानी में जो तो हमारे उलमा इकराम, मुफ्तिया इकराम जो है उनको देने का, बिठाने का काम करो। ये आप मांग करो, खाली बचाने की बात मत करो कि भाई नहीं, अरे आपके अंदर भी सलाहियत नहीं है ना, इतने साल वक्फ बोर्ड के हो गए, आपके अंदर सलाहियत नहीं है कि पूरे महाराष्ट्र में एक इमाम कॉलोनी बसाई जाए, मौजन कॉलोनी बसाई जाए। बड़े अफसोस की बात है, बड़े बड़े नेता गुजरे, बड़े बड़े संगठन के लोग हैं। अरे हमारे पास तो ऐसी इस्लामी संगठन है कि अगर वो वन टाइम में अगर महल्ले के अपने 1 महीने के अगर 4 जुमे का चंदा जमा कर ले तो करोड़ों रुपये जमा करने की ताकत रखते हैं। एक मामूली सा नौजवान वली रहमानी वो अपील करता है कि मैं कॉलेज बना रहा हूँ, तो उसके लिए करोड़ों रुपये जमा हो जाते हैं। और आप इतने बड़े संगठनों के मालिक, इतने बड़े मालिक, बड़े बड़े सरबरा, अरे अब बाप रे, इज्तिमा भरा दिए तो 1 करोड़ लोग जमा हो जाते हैं। और आपने वक्फ बोर्ड के जरिए से, कानून से, कायदे से, प्रेशर से मुसलमानों के लिए एक काम नहीं किया। क्या ये दुख देने वाली बात नहीं है? क्या शर्मसार करने वाली बात नहीं है? किस मुंह से बीजेपी को बुरा बोलेंगे, किस मुंह से आरएसएस को बोलेंगे? अरे शर्म से डूब मरने वाली बात है कि पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ गंवार जाहिल है आप, कि कानून कायदे आपके पास नहीं है, कि हाई कोर्ट में जा नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, खाली जो है तो मस्जिद के चंदे के वास्ते जो घूमती झोलियाँ घूमती, मदरसे बना झोलियाँ घूमती, जो है तो पंजाब से आ रहे, कश्मीर से आ रहे, और यहीं औरंगाबाद जिले के अंदर आपकी झोलियाँ नहीं घूमती। का वक्फ बोर्ड की जमीन को आबाद करना है? क्या ये दीन का काम नहीं है, कि इस्लाम का काम नहीं है, कि वो आपको दुआई नहीं देंगे, कि बदवाई देंगे? बड़ा अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। याद रखो, अगर अब भी नहीं जागे तो अल्लाह की मार आप पे भी पड़ेंगी, सरकार पे नहीं पड़ेंगी। सरकार ने वक्फ बोर्ड बना के दे दिया था, तुम तमाशा देख रहे थे, जब लूट मारो तो आप क्यों नहीं जागे? जब क्या बात थी कि ईमान जिंदा नहीं था, कि मुसलमान नहीं थे, कि मुसलमान परेशान नहीं दिख रहे थे, कि मुसलमान तुम्हारे दौर में लखपति करोड़पति थे। बहरहाल मैं मौजूद भटक रहा हूं, याद रखिए, इसके ऊपर भी काम कीजिए और अभी से काम पे लगिए, इससे पहले कि बहुत वक्त निकल जाए, सैलाब आके सैलाब ऐसा आ जाए कि पूरी बस्ती की बस्ती वीरान हो जाए, बाद में पछता के फायदा नहीं। बहरहाल आज वक्त है कि 7-8 सीट से पूरे उलमा इकराम जो है तो मुत्तहिद होकर नुमाइंदगी करो और लेने देने की बात करो। खुल्ला बोलो साहब, अगर ये आप GR पास कराते हैं तो आपको सरकार में लाने की जिम्मेदारी हमारी है, और नौज बिल्ला उनको जिम्मेदारी, उनको अगर सरकार में लाते हैं तो कौन सा शिर्क बिद्दत हो रहा है भाई, वैसे भी सरकार में आने से वाले। लेकिन अगर कुछ आदान प्रदान होता है अच्छी मियारी अंदाज से, अखलाक के दायरे में, ईमान के दायरे में, तो क्या बुरा है सौदा करने में? क्योंकि सेकुलर सरकार ने भी हमको गुआ दी, हमारे पीठ में खंजर घोपी, क्या नहीं हम मुश्किलों से गुजरे, दंगे से, फिसा से, तबाही बर्बादी हमने देखे। अगर इनसे सौदेबाजी करते हैं, 7-8 सीट से बात करते हैं, साहब उलमा इकराम की हम टीम है, पूरे महाराष्ट्र से हम आए हैं, पूरे जमातों के जिम्मेदारान आपसे बात कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के जरिए से जितने महाराष्ट्र के हमारे उलमा इकराम हैं, जो हिफाज इकराम है, मुफ्तिया इकराम है, जो बेघर लोग हैं, उनको आप ऐसी योजना लाइए, हम आपके साथ चलने को तैयार है, स्टेज पे चढ़ने को तैयार है। तो उम्मीद करते हैं हालात साजगार होंगे, थोड़ा कड़वे गुट पीना पड़ेगा, कुछ बड़े फैसले लेना पड़ेंगे। बस नहीं भी फैसले ले रहे तो तबाही आ रही है, लेकिन अगर फैसले लेते हैं, अगर कोई बड़ा काम हो जाता है और अल्लाह इस हिकमत के जरिए बड़ा काम ले लेते हैं, हज़ारों आलम दीन, मौजूद इमाम का भला हो जाता है, तो क्या बुरा है इसके अंदर? मैं उम्मीद करता हूँ, वैसे भी तो आप देख रहे उदय ठाकरे साहब को जिंदाबाद कर रहे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपना मौक़िफ़ को बदला है। इसकी रीज़न ये है, सब पुरानी बातों पर पर्दा डाल दिया गया, तो आज भी जो है तो कुछ मुसलमानों को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। आज भी अगर हम थोड़ा कदम बढ़ाएं तो सरकार भी सोचने मजबूर होगी। अब ये मत बोलिए कि शिंदे साहब को हमारे चौकट पे आना पड़ेगा, कि 7-8 सीट हमारे चौकट पे आएंगी, कि फडणवीस साहब अगर हम हिकमत से काम करते हैं, 7-8 सीट को आगे बढ़ाते हैं, उनको पाठुमा देते हैं, 7-8 सीट को तयक़ुन दिलाते हैं, साहब इलेक्शन में हम तुम्हारे साथ में हैं, तो इंशाअल्लाह यकीन मानिए हज़ारों हमारे उलमा इकराम का फ़ायदा होगा। कई उनको घर नसीब हो जाएंगे, उनकी कॉलोनी आबाद हो जाएंगी, और सरकार को बोलने लगा 7-8 सीट के जरिए से कि साहब
हमको जेब से कुछ देना नहीं है, ज़मीन भी मुसलमानों की है, पड़ी भी है, खाली हमको जो है तो कानूनी फ्रेम में बिठाकर उनको बांटना है और चाराने देना है। जब तक चाराने दो और 1 रुपया लो, इससे अच्छा सौदा कहाँ मिलेगा साहब। सत्तार सेठ साहब से मेरा गुजारिश है साहब, इससे सस्ता सौदा कहीं नहीं मिलेगा कि 4 आने दो और 1 रुपया लो, यानी 12 आने मुनाफा, यानी 2.5 लाख दो और 10 लाख का जो है तो घर उनको नसीब हो जा रहा, और बदले में जो तो आपको दुआएं भी दे रहे, और बदले में हो सकता है सियासी इसके असरात मुरतब होंगे। हो सकता है बोलेंगे भाई सरकार ने जब हमको इतना बड़ा कदम उठाई है हमारे लिए प्रैक्टिकली यानी अमली तौर से काम करके बताइए, क्यों ना हम सरकार के साथ जाए। ऐसा उलट फेर हो सकता है, क्योंकि मुसलमान बहुत तबाह बर्बाद हो गए, बहुत शिकस्त हाल हो गए, समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। बहरहाल जो भी बेहतर हो सकता है, बोलते हैं ना भागटों की लंगूटी से, अगर कुछ कर सकते हैं तो कर लीजिए। मेरी तमाम जो है तो संगठनों के जिम्मेदारों से अपील है कि थोड़ा दिल को बड़ा कीजिए, थोड़ा आगे बढ़ा कीजिए। और अब्दुल सत्तार सेठ साहब से गुजारिश है, साहब पूरी औरंगाबाद में ये चर्चा चल रही है, ये काम सिर्फ अब्दुल सत्तार सेठ कर सकते हैं, बाकी कोई माइकल लाल नहीं कर सकता है। सब बाद में आएंगे तो बिस्मिल्लाह पर रहेंगे, कोई नूरजहाँ पर रहेंगे, को खालदा पर रहेंगे, सब ऐसी आपा बातें करेंगे, लेकिन अगर मर्द की बात कोई करने वाला है तो अब्दुल सत्तार सेठ है। ये कड़वा सच है, क्योंकि ये खास बात ये है कि शिंदे सरकार भी उनकी बात को सुनती है, फडणवीस साहब भी बात को सुनते हैं। खैर वो उनके बारे में आपको जो भी मजबूत हो सकते हैं, लेकिन ये दबदबा है, रुआब है कि माटी की स्थापना उन्होंने करके बताए, ये उनका रुआब है कि स्टेडियम की स्थापना उन्होंने करे, हो सकता है बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। ये उनका रुआब है कि मौलाना आज़ाद का फाइनेंस बढ़ाए, और बहुत से काम कर रहे हैं। अगर हम हिकमत से काम करें, हम सत्तार सेठ हमारे लिए एक नेमत से कम नहीं। कोई बातों को बाजू रखकर हम गरीब मुसलमानों के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम उनसे डायलॉग करें, खुला लेने देने की बात करो। बोला साहब ये इलेक्शन के अंदर हम आपके साथ बैठने को तैयार है, हम जो है तो वोट दिलाने का काम करेंगे, लेकिन सवाल ये उससे पहले जीआर पास कीजिए। ये हो सकता है जब लाडली बहन का जीआर पास होता है, लाडली बहू का जीआर पास हो सकता है, माटी का जीआर पास होता है, तो ये जीआर पास क्यों नहीं हो सकता है। और कुछ कमियां अगर मेरे बोलने में रह गई होंगी तो आप खुल के बात कीजिए, क्योंकि बहुत टाइम कम बचा हुआ है, 2-1 महीने का टाइम है। जो मुसलमानों के लीडरान हैं, जिम्मेदारान हैं, जो उनके खैर ख्वाह है, उनसे तो गुजारिश है इसके ऊपर ये फार्मूले पे सुबह संजीदगी के साथ गौर फिक्र कीजिए। और सत्तार सेठ से गुजारिश है कि साहब आप काम कर रहे हैं, आपका भी एक लक्ष्य है कि भाई गरीब जनता का फायदा हो जाए, सभी धर्म समाज के लोग फायदा हो जाए, मुसलमानों को फायदा हो जाए, और बदले में सरकार को हमको आने वाले इलेक्शन में फायदा मिले। आप ये सोच से काम कर रहे हैं, तो मेरा दावा है कि अगर ये खुला अगर आप इस पे काम करते हैं तो यकीनी तौर से इसके फायदे, राजकीय फायदे आपको जो तो आने वाले विधानसभा में देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि किस्मत की देवी इनकी दुआओं से मेहरबान हो जाए और आप सत्ता में आ जाए। बहरहाल आज मुसलमान सिर्फ ये चाहता है कि हमें 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए, हक से हलाल से, हमें इज्जत से सम्मान से जीने का एक सहारा मिल जाए, रास्ता मिले, हमें कोई मुसीबत ना आए और सरकार हमारे साथ न्याय से काम करे। बस वो इतना ही चाहता है। उम्मीद करते हैं कि इस पर आप बहुत संजीदगी के साथ गौर फिक्र फरमाएंगे। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।